डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ट्रेनिंग को मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे शेयर किया था और जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट इट्स द सेम थिंग। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले मैं एक डेफिनेशन आपके लिए पढ़ता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। Development is an effort to provide employees with the abilities the organization will need in the future। याद रखें कि डेवलपमेंट प्रोसेस है लॉन्ग टर्म का। हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म जो आपकी कह लें कि एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो आप ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉइज में फुलफिल करते हैं या उनको मैच करते हैं या उनको डेवलप करते हैं। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो याद रखें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 2 to 3 इयर्स पे फॉल करेगा। किसी भी एम्प्लॉय में जब आप डेवलपमेंट का प्रोसेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म उसको कैरियर पाथ्स देते हैं। इसको मैं अभी डेफिनेशन से जब आपसे शेयर करूंगा तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ आ जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम सबको याद रखनी है और एक क्वेश्चन पूछना है वो ये है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। मेरा क्वेश्चन याद रखें और गौर से सुने। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि देखें जी क्योंकि डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या होनी चाहिए या होगी। बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखें कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी डेवलपमेंट का खुद रिस्पॉन्सिबल है। उसकी वजह है इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन आपको एक रोड मैप दिखा सकती है कि मिस्टर ए आप इस कैरियर को अडॉप्ट कर लें, इस कैरियर को अडॉप्ट कर लें, इस कैरियर को अडॉप्ट कर लें। लेकिन वो आप में वो मोटिवेशन, वो एंथुसियाज्म, वो ज़ील क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे काफ़ी जो लोग मैंने देखा है रियल लाइफ में अपने 20-25 साल के एक्सपीरियंस में कि लोग कहते हैं सर हमें कंपनी जो है वो डेवलप करेगी, हमें क्या। ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल कुछ शेयर करता हूँ। मैंने जैसा कि अपना कैरियर मल्टीनेशनल से शुरू किया था और बड़ा सक्सेसफुल है। और जो मैंने देखा कि हर इंडिविजुअल को हमारी कंपनी में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी क्योंकि ये उनकी बिजनेस सीक्रेट्स हैं, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते थे कि हाइपोस कौन से एम्प्लॉय हैं। हाइपो इज एन एब्रीवेशन इज हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मर। तो वो ऐसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई करते थे और हर हाइपो एम्प्लॉय को वो 3 कैरियर्स की ऑप्शन देते थे। कैरियर पाथ नंबर 1, कैरियर पाथ नंबर 2, कैरियर पाथ नंबर 3। अब उससे क्या होता है कि वो फिर एक मीटिंग करते हैं 1-on-1 थ्रू HR डिपार्टमेंट के देखें हमने आप में ये पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया। और आपको पता है पोटेंशियल के लिए एक वर्ड होता है PP ग्रेड, पोटेंशियल परफॉर्मेंस ग्रेड। तो कभी मौका मिलेगा मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पोटेंशियल परफॉर्मेंस ग्रेड की बेस पे वो हर एम्प्लॉय को 3 कैरियर पाथ देते थे और फिर कहते थे कि सिलेक्ट एनी वन। मैं भी इस एक कंपनी में हाइपो था तो मैंने भी सिलेक्ट किया। और मैं आपको बताऊं कि मैं फाइनेंस का एक इंडिविजुअल था, मेरी क्वालिफिकेशन फाइनेंस थी, लेकिन मैं फिर उस कैरियर पाथ की वजह से HR में ट्रांसफॉर्म किया अपने कैरियर को और मैं एक सक्सेसफुल HR प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहा हूँ।
तो जब वो हाइपो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपको कैरियर देते हैं, उसके बाद फिर वो आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कहते हैं कि देखें आपने ये एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी है, जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल कैरियर डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ मैं आपसे शेयर यहाँ पे कर देता हूँ कि वो क्या हो सकती हैं। और फॉर एग्जांपल अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी, जैसे जब मैं मैकडॉनल्ड्स में था तो उनकी हैमबर्गर यूनिवर्सिटी थी, उससे पहले मैं जिस एक और मल्टीनेशनल में था तो उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज थी। वहाँ पे उनके कोर्सेज कंडक्ट होते थे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होते थे जिनको हम कंप्लीट करते थे और हमारी डेवलपमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में होती थी। इसके अलावा मुख्तलिफ आपको जो है वो कोर्सेज दिए जाते हैं क्लासरूम स्टडी की सूरत में। आपने अक्सर सुना होगा REDC फ्रॉम लम्स, राउजिंग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर। ये ऐसे कोर्सेज करता है जो कि कैरियर पाथ में आपको बड़े हेल्पफुल होते हैं और अक्सर लोग इन कोर्सेज के थ्रू अपने कैरियर पाथ को कह लें कि बड़ा डिफाइन भी करते हैं और आउटशाइन भी करते हैं। कंप्यूटर एडिट्स ट्रेनिंग्स हैं, आपने SAP के बारे में सुना होगा, आपने ERP के बारे में सुना होगा। तो ये ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं सो दैट यू डेवलप योर कैरियर इन दैट एरिया। उसके अलावा कुछ मेंबरशिप्स होती हैं, उन मेंबरशिप्स को आप ज्वाइन करते हैं। इंटरनेशनली आप ऑर्गेनाइजेशंस के जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं। जैसा कि हम HR के लोग हैं तो वो इंटरनेशनली SHRM को ज्वाइन करते हैं और उनके रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने आप को नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये सारे एडवांटेज उनको मिलते हैं। समटाइम इफ यू आर लकी यू आर गेटिंग गुड मेंटोर, गुड कोच, गुड सीनियर्स जो कि आपको हर वक्त पे गाइड करते रहते हैं कि आप ये सब एक्टिविटीज करें। और इसके अलावा बेशुमार एक्टिविटीज हैं जो आप हैं, लेकिन याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने वो स्किल है, कैपेबिलिटी है, अगर आप वो चीज़ चाहते हैं तो ज़रूर अपने कैरियर में जाएंगे। यहीं पे मैं आप लोगों से एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसको हम बात करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो कैरियर है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। तो नॉर्मली देखा गया है कि अगर हम एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को डिस्कस करें तो हर एम्प्लॉय 5 स्टेजेस को कवर करता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा स्टेज 1 क्या होती है। नॉर्मली स्टेज 1 इज फ्रॉम 0 to 25 ईयर और इसमें वो लोग होते हैं जो कि अपने एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से किसी अच्छी एजुकेशन लाइन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई साहब है वो कहते हैं जी मैंने कॉमर्स लाइन में जाना है इसलिए मैंने BCom किया है। एक साहब कहते हैं जी मैं इंजीनियर हूं तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा या इस तरह इंजीनियरिंग में वो सिलेक्ट करते हैं और उसमें अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी I'll be a बिजनेस ग्रेजुएट तो मैं BBA करूंगा, मैं MBA करूंगा। तो नॉर्मली देखा गया है कि जो फर्स्ट स्टेज है वो 0 to 25 है जो कि आप खुद सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज और नॉर्मली इस सेकंड स्टेज को ऑर्गेनाइजेशनल एंट्री भी कहा जाता है, इसलिए कि जब आप वो पढ़ लेते हैं, क्वालिफिकेशन ले लेते हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे आप किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने अपना बिजनेस शुरू करना है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी आप देखेंगे कि लोग जिस भी फील्ड में अपनी एजुकेशन गेन करते हैं कोशिश करते हैं कि वो अब किसी भी कंपनी को एक्सेप्ट कर लें, वहाँ पे जॉब ले लें और अपना कैरियर को स्टार्ट कर दें। नॉर्मली ये आपकी जो कह लीजिए एज फैक्टर है वो 18 इयर्स मिनिमम
और मैक्सिमम 25 होता है। मैंने 18 इसलिए कहा है कि कुछ लोग अर्ली एजुकेशन या अप्रेंटिसशिप, जो HR के लोग हैं वो इसको समझते हैं कि वो अपने टेक्निकल फील्ड में आ जाते हैं। जैसे आपने DE सुना होगा, DA मैकेनिकल, DA इलेक्ट्रिकल या अप्रेंटिसशिप कोर्स, इस तरह वो अपने टेक्निकल कोर्सेज में आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो बड़ा इम्पोर्टेंट आता है वो आता है अर्ली कैरियर एस्टेब्लिशमेंट एंड अचीवमेंट, जिसको हम स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 3 में आइडियली लोग 25 to 40 ईयर की रेंज में होते हैं और वो कोशिश करते हैं जो हमने पढ़ा उसी में जॉब मिले और उसी की बेस पे वो अपनी कॉम्पिटेंसी बनाएं, डेवलपमेंट करें और उस चीज को लेके सक्सेसफुल लाइफ में रन कर सकें। मगर सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई लोगों को उनकी पसंद की जॉब नहीं मिलती, उनके रिलेटेड फील्ड नहीं मिलते हैं। तो एक स्टेज आती है जिसको हम 4th स्टेज कहते हैं या मिड कैरियर कहते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस वन, कि जिसमें 40 to 55 के जो हैं वो लोग आ रहे होते हैं और उनको ये होता है कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस, शायद वो अनकंट्रोलेबल है कि वो अपनी फील्ड को चेंज कर रही हैं, या उनमें वो एक डिजायर डेवलप होती है कि नहीं, मैंने इस फील्ड में तो मैं आया हूं, लेकिन जब मैंने अपना कैथारसिस किया तो मुझे इस नहीं बल्कि इस फील्ड में होना चाहिए था। और ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाद में पॉलिटिक्स में आ गए और ऑल ऑफ ए सडन हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह एक डिपार्टमेंट है हमारे पाकिस्तान में कि जहां पे रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 40-50 होती है। आप समझ गए होंगे कि वो एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत मुनज़्ज़म इदारा है और वहां पे जो है वो लोग मेजर एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आके वो रिटायर हो जाते हैं। तो वो एक कल्चरल शॉक में आते हैं, बिकॉज 40 एक ऐसी एज है कि स्टिल दे हैव द एनर्जी, दे हैव द पावर और उनको अपना घर चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, लेकिन उनको एक और सेटअप में आके काम करना होता है बिकॉज उनकी रिटायरमेंट ड्यू टू सर्टेन रीजंस हो चुकी होती है। तो आपको ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एग्जिस्टिंग कैरियर में होते हैं मगर वो अपने कैरियर को चेंज करना चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिड कैरियर। और जो लास्ट में हमारी 5th स्टेज है दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट एज। 55 ऑनवर्ड लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं नॉर्मली कि 60 पे पाकिस्तान में रिटायरमेंट है, लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने रिटायरमेंट एज 65 कर दी है। अगर आप यूरोप में जाएं तो वहां पे 65 प्लस पे रिटायरमेंट हो रही है। जापान में वहां पे एज 70 तक भी जा रही है। तो कहने का मकसद है कि ये वो एज ग्रुप होती है कि जहां पे आप रिटायर होते हैं और बाज दफा आप अगेन कोशिश करते हैं कि एक नई फील्ड में मैं एंटर हूं और उसमें सक्सेसफुल हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जो कि फूड बिजनेस में है, जो चिकन के हवाले से है। आपको जरूर वो याद होगा, किसी को नाम याद है कि वो साहब पहले आर्मी में थे, फिर उसके बाद उन्होंने बड़े कैरियर बनाए और फिर उन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट रेस की थी। मैं अगेन नाम पूछना चाहूंगा उनका क्या है या कौन सा ब्रांड है। क्या वो मैकडॉनल्ड है? नहीं, फिर क्या है? कोई बता सकता है? और वो फिंगर लिकिंग उनका एक मोटो है, जिन्होंने 60-65 में जाके वो अपनी रेसिपी डेवलप की और वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है। मैं नाम नहीं लेता, आप रिमार्क्स में मुझे जरूर लिख के भेजिएगा ताकि मैं देखूं कि कौन लोग अप्रोच हुए हैं। और इसी तरह बेशुमार लोग हैं। तो याद रखें, अपने कैरियर के स्टार्ट में अच्छी चीज पा लेना या एट द एंड ऑफ द कैरियर। तो ये हर ह्यूमन जो है इस हवाले से काम कर रहा है।
उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। खुदा हाफिज।